नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू डिस्कशन में। आइए डिस्कस करते हैं आज का करंट अफेयर्स। इंडियन ओशन ट्यूना कमीशन के बारे में दिया है। हाल ही में भारत सरकार का मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के तहत मत्स्य पालन विभाग के द्वारा आयोजित किया गया है जो हिंद महासागर ट्यूना आयोग के द्वारा जो डेटा कलेक्शन है उसका काम किया जा रहा है। ये कहाँ पर स्टार्ट हो गया है? मुंबई में डेटा कलेक्शन का काम किया जा रहा है। तो ट्यूना है क्या? ट्यूना एक मछली है। यहाँ पर फिगर में देखिए, ट्यूना एक मछली है। इसके बारे में और डिटेल से देखते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि जो टोटल व्यापार होता है, वार्षिक रूप से जो टोटल व्यापार होता है, उसमें 2018 के डाटा दिया है कि 2018 के डेटा के अनुसार पूरे मछली व्यापार में जो 41 मिलियन डॉलर्स है, 41 बिलियन डॉलर्स का जो व्यापार है वो केवल ट्यूना के द्वारा ही होता है। ट्यूना मछली है। इस मछली के बारे में जान लेते हैं। ये मछली अपने सुव्यवस्थित शरीर, शक्तिशाली तैराकी क्षमता, मतलब कि इसकी जो तैरने की क्षमता होती है काफ़ी स्ट्रांग होती है, और ये गर्म समुद्रों में भी व्यापक रूप से वितरण के लिए जानी जाती है कि मतलब कि ये गर्म समुद्रों में भी ये आसानी से सर्वाइव कर सकती है। ट्यूना का मांस इतना, जो उसका मीट होता है, मांस होता है, इतना ज़्यादा क्वालिटीज़ होती है उसमें, इसलिए इसकी जो डिमांड है वैश्विक लेवल पर बहुत ज़्यादा है। इसका खास करके कुछ व्यंजन बनाए जाते हैं जिसको सुशी और साशमी के नाम से जाना जाता है। इसका जो ट्यूना मछली का व्यंजन बनाया जाता है। ट्यूना की कुछ प्रसिद्ध प्रजातियां हैं जिसको अटलांटिक ब्लू फिन के नाम से जाना जाता है। अटलांटिक ब्लू फिन ट्यूनास, एलोफिन ट्यूनास और उसके बाद स्किप जेट्स ट्यूनास, ये हैं इसकी प्रजातियां। तो ये ट्यूना के बारे में दिया है। तो इसका जो इंडियन ओशन ट्यूना कमीशन आयोजित किया गया है, कहाँ पर? मुंबई में किया गया है। किसके लिए? डेटा कलेक्शन के लिए कि इसका व्यापार कितना है, इसकी प्रजातियों कितनी है और फिर उसके बाद इसका विस्तार कैसे है। ये था ट्यूना के बारे में। नेक्स्ट बढ़ेंगे। वॉकिंग निमोनिया के बारे में दिया है। वॉकिंग निमोनिया एक प्रकार की संक्रमित श्वसन संबंधित बीमारी है। ये चाइना में खासकर जो बच्चों वाली आबादी है, वहाँ पर अभी तेजी से फैल रहा है। तो ये चिंता का कारण बन गया है। अन्य देश भी अलर्ट जारी कर दिया है कि इसका संक्रमण और भी न फैले। तो इसका कारण बताया जा रहा है कि जो कोविड-19 है उस पर जो प्रतिबंध लगाए गए थे अलग अलग देशों में, उस प्रतिबंध को हटा दिया गया है। उसके साथ साथ जो इन्फ्लुएंजा है, माइक्रोप्लाज्मा निमोनिया, रेस्पिरेटरी सिंकोइटिस वायरस जो RSV है, और उसके बाद सार्स कोविड-2 जैसे ज्ञात जो रोगजनक है उसका जो प्रसार है, ये प्रसार के कारण ही ये जो निमोनिया है, वॉकिंग निमोनिया है, चाइना के अंतर्गत बढ़ गया है। इसके बारे में और जानते हैं। माइक्रोप्लाज्मा निमोनिया एक प्रकार की बैक्टीरिया है। इसके कारण जो निमोनिया होती है उसे अक्सर वॉकिंग निमोनिया के नाम से जाना जाता है। इसका संक्रमण हल्का होता है, मतलब इसका हल्का ही संक्रमण होता है। यह हल्के श्वसन लक्षणों की विशेषता है, मतलब कि श्वसन के अंतर्गत हल्का विशेषता देखने को मिलता है, तो उसे बोलते हैं वॉकिंग निमोनिया है। और बैक्टीरिया कुछ मामलों में इतना गंभीर हो जाती है कि जो फेफड़ा होता है उसको संक्रमित कर लेती है। ये काफ़ी गंभीर हो जाती है। और भी इसके बारे में देखेंगे। ये कैसे फैलता है जब कोई व्यक्ति इससे संक्रमित हो जाता है, जब वो खांसता है या छींकता है, तो जो उससे बैक्टीरिया निकलती है जिसका नाम है माइकोप्लाज्मा निमोनिया। ये बैक्टीरिया एक जो हवा में बूंद है उसके साथ श्वसन बूंदों के माध्यम से जो कोई अगला व्यक्ति जो स्वस्थ है वो अगर इनहेल करता है, श्वास लेता है, उसके कारण ये बैक्टीरिया उसके अंदर प्रवेश कर जाती है। उसके अंदर भी हो जाता है। अगर इसके लक्षण की बात करें कि ये निमोनिया जो वॉकिंग निमोनिया, इसके लक्षण क्या है? नाक, मतलब जो नाक से पानी होता है वो बार बार बहना शुरू कर देता है। फिर गले में खराश हो जाती है, और जो आँख होती है आँखों से भी पानी आना शुरू कर देता है। घबराहट होती है, उल्टी होती है और दस्त भी शामिल है। गंभीर संक्रमण के उच्च जोखिम वाले समूह में सबसे ज़्यादा हैं बच्चे, बुजुर्ग और जो कमज़ोर फेफड़ा वाले हैं, मतलब कि जिसको श्वसन से संबंधित बीमारी है, और जो बच्चे होते हैं उनकी, बच्चे और जो बुजुर्ग होते हैं, इन आबादी को ये जो वॉकिंग निमोनिया है बहुत ज़्यादा कवर कर रहा है। WHO द्वारा कुछ अनुशंसित इसके निवारण बताए गए हैं। पहला है कि इसका टीकाकरण है, जो बीमार व्यक्ति है उससे दूरी बनाकर रखना। उसके बाद अस्वस्थ होने पर घर पर रहना, परीक्षण कराना, चिकित्सा देखभाल लेना, उचित रूप से मास्क पहनना और अच्छा वेंटिलेशन सुनिश्चित करना। यह है इसका जो निवारण है निमोनिया, वॉकिंग निमोनिया का। कहाँ फैला है? चाइना में। सेट्टीहाली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वन्य जीव अभ्यारण्य के बारे में दिया है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल्स यानी कि NGT, ये भारत सरकार का एक अधिनियम है। इसके तहत भारत सरकार जो
वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, चाहे नेशनल पार्क हो गया, इन सबको सुरक्षा के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर कोई भी उधर इन्वायरमेंट का क्षति होता है तो उसके बारे में ये रिकमेंड करता है या उसको कंट्रोल करना शुरू करता है एनजीटी के द्वारा। तो जो सेट्टीहली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, पहले इसका फिगर देखते हैं। कर्नाटक का जो शिवमोगा डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर लोकेट करता है। यहाँ पर देखिए ये है कर्नाटक राज्य, उसके शिवमोगा डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर ये लोकेट करता है। तो ये है वाइल्ड लाइफ सेट्टीहली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो मतलब कर्नाटक सरकार के बारे में बताया गया था कि जो इको इन्वायरमेंटली सेंसिटिव जोन है, ESZ इन्वायरमेंटली सेंसिटिव जोन है, बताया गया था कि उसके मतलब कोई भी नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो, उसके चारों तरफ एक घेरा होता है, चाहे 5 किलोमीटर का हो या 10 किलोमीटर का हो, सर्किल होता है। तो मतलब उस नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर जो ESZ है यानी कि इको सेंसिटिव जोन है, वो निर्धारित करना था कर्नाटक सरकार के द्वारा। तो अभी कर्नाटक सरकार इसको निर्धारित नहीं कर पाई है, तो इसके द्वारा जो एनजीटी है उसको 6 महीने का समय दे दिया है। 6 महीने का समय दे दिया है कि आप उतने समय में आप निर्धारित कर लीजिए। जब ESZ यानी इको सेंसिटिव जोन निर्धारित कर दिया जाता है, तो अगर 5 किलोमीटर या 10 किलोमीटर का है तो उस रेंज में कोई भी जो खनन गतिविधि है या मानव गतिविधि है उसको बैन कर दिया जाता है। किसके लिए? जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसके सुरक्षा को लेकर। तो ये था उसके बारे में। और थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं सेट्टीहली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में। कर्नाटक का शिवमोगा जो जिला है वहाँ पर स्थित है। इसका अगर वर्ग की बात करें तो 395 वर्ग किलोमीटर तक इसका फैलाव है। 1974 में इसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 1974 यानी 1974 में इसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित किया गया है। मंडागड्डे प्राकृतिक पक्षी अभ्यारण्य शामिल है इसके अंतर्गत, और तुंगा एनीकट मार्ग भी है। ऊदबिलाव और जल पक्षियों के आवास का प्रदान करता है। जो ऊदबिलाव होते हैं और भी जो जल पक्षी होते हैं उसके लिए एक आवास का काम करता है। सबसे बड़ा लोकेशन है, लोकेशन कर्नाटक का शिवमोगा डिस्ट्रिक्ट है। फिनलैंड इसका लोकेशन देखिए। सबसे पहले तो ये लोकेट करता है उत्तरी यूरोप महाद्वीप में। इसकी कैपिटल हेलसिंकी है। चर्चा में क्यों आ गया है? हाल ही में इसके जो प्रधानमंत्री हैं उनके द्वारा बताया गया है कि जो रूस से इसका बॉर्डर लगता है उस बॉर्डर को अभी तक के लिए फिनलैंड क्लोज कर दिया है। क्लोज इसलिए किया है ताकि जो प्रवासी हैं रूस से वो फिनलैंड में इंटर न कर पाएँ, क्योंकि फिनलैंड की भी जो इकोनॉमिक है ये थोड़ा सा बहुत अच्छी कंडीशन में नहीं है और भी इसके ऊपर बर्डन पड़ना शुरू कर देगा। इसलिए ये अपने बॉर्डर को यह कहते हुए क्लोज कर दिया है। तो ये फिनलैंड है। फिनलैंड का लोकेशन है, उत्तरी यूरोप का पार्ट है और इसकी कैपिटल हेलसिंकी है। और भी अगर इसके बारे में जाने तो फिर यह दुनिया का सबसे उत्तरी और भौगोलिक दृष्टि से सुदूर देशों में एक है। दुनिया का सबसे उत्तरी देशों में एक है। यह गंभीर जलवायु के अधीन है। यहाँ पर क्लाइमेट चेंज अक्सर देखने को मिलता है। फिर उसके साथ साथ पश्चिमी और जो पूर्वी यूरोप है उसके बीच में एक प्रतीकात्मक उत्तरी सीमा भी निर्धारित करता है। अगर इसके कुछ रिलेशन की बात करें भारत के साथ, तो भारत के साथ इसकी बहुत अच्छी रिलेशन है। 1947 में, जैसे भारत को आज़ादी मिली थी 1947 में, उसके 2 साल बाद ही 1949 में भारत के साथ ये अपना राजनयिक संबंध स्थापित कर लिया था। हाल के वर्षों में राजनीतिक और आर्थिक सहयोग का सुदृढ़ीकरण, संयुक्त पहल और प्रतिनिधिमंडलों के सक्रिय आदान प्रदान में वृद्धि भी हुई है। किसके? भारत और फिनलैंड के बीच में। और भी अगर इसके बारे में कुछ बात करें तो व्यापार और आर्थिक संबंध की बात करते हैं भारत के साथ। तो भारत में फिनलैंड भारत को क्या निर्यात करता है? भारत को निर्यात करता है फिनलैंड के द्वारा भारत को निर्यात किया जाता है कागज, मशीनरी, इन सब सारे उपकरण को फिनलैंड निर्यात करता है भारत को। और भारत फिनलैंड को क्या निर्यात करता है? फिनलैंड को निर्यात करता है जो फार्मास्यूटिकल्स पदार्थ हैं, रसायन पदार्थ हैं, कपड़ा है, ये सब सारी चीज़ों को भारत निर्यात करता है। किसको? फिनलैंड को। तो ये था दोनों देशों के बीच में व्यापारिक संबंध और राजनयिक संबंध। नेक्स्ट, वज्रपहाड़। यह एक युद्ध अभ्यास है। किसके बीच में? भारत और अमेरिका के बीच में। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बन जाएगा, किसके बीच में है? भारत और अमेरिका के बीच में है वज्रपहाड़। इसे हाल ही में शुरू किया गया है मंगलवार को। कहाँ पर? मेघालय में शुरू किया गया है। तो मेघालय में यह 21 नवंबर से 11 दिसंबर के बीच तक यह अभ्यास को कंडक्ट किया जाएगा। यह वार्षिक रूप से आयोजित किया जाने वाला अभ्यास है, युद्ध अभ्यास है। किसके बीच में? भारत और अमेरिका के बीच में। स्थान इस समय जहां हो रहा है 21 नवंबर से 11 दिसंबर के बीच में, स्थान उमरोई छावनी है।
ये कहाँ पर है? मेघालय में। मेघालय भारत का पूर्वोत्तर राज्य है। वज्र प्रहार एक वार्षिक अभ्यास है जो वैकल्पिक रूप से भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के विशेष बलों द्वारा आयोजित किया जाता है। इसके विशेष बल इकाई हैं जिसमें गुप्त अभियान भी शामिल है, आतंकवाद विरोधी अभियान भी चालू है, विशेष सैन्य कार्यों के लिए डेडिकेटेड है ये अभ्यास वज्र प्रहार। तो ध्यान रखिएगा किसके बीच में है? भारत और अमेरिका के बीच में। विकसित भारत संकल्प यात्रा, ये हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा 15 नवंबर, ध्यान रखिएगा 15 नवंबर 2023 को झारखंड राज्य के खूंटी से इसे लॉन्च किया गया है। किसको? विकसित भारत संकल्प यात्रा। इस कार्यक्रम को प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा आज इस कार्यक्रम का जो आउटरीच है इसको विकसित करने के लिए भारत का जो संकल्प यात्रा है, इसके तहत सरकार की जो कल्याणकारी योजनाएं हैं लाभार्थियों के साथ वर्चुअल माध्यम से बातचीत की कि मतलब कि जो पात्र है उसे मिला कि नहीं मिला है। इसको प्रचार प्रसार भी किया जा रहा है। तो प्रचार प्रसार में क्या होगा उसके बारे में जानेंगे। इसे 2023 में लॉन्च किया गया है 15 नवंबर 2023। कहाँ से? झारखंड के खूंटी से। इसका उद्देश्य इसका यही है कि जो कमजोर वर्ग है या जो वंचित समुदाय है जिसको भी सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाया है, जैसे कि कोई भी जो वंचित समुदाय हो या कमजोर वर्ग हो, अगर उसे कोई भी योजना उनके लिए निकाली गई है, कोई व्यक्ति पात्र है और उसके तक योजना ये नहीं पहुंच पाई है, तो उसी के लिए इसका प्रचार प्रसार किया जा रहा है और जागरूकता भी बढ़ाया जा रहा है कि जो वंचित समुदाय है, कमजोर लोग हैं, उनके तक जो केंद्र सरकार की सरकारी योजना है वो पहुंचे। विशेषकर किन योजनाओं का प्रसार प्रचार किया जा रहा है उसके बारे में जानेंगे। जो सरकार द्वारा कल्याणकारी योजनाएं हैं उनकी, खासकर जो आयुष्मान भारत है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, प्रधानमंत्री बालिका कल्याण योजना, अन्य योजना, उसके बाद दीनदयाल अंत्योदय योजना, ये सब सारी चीज़ों का प्रचार प्रसार किया जा रहा है। भारत का एक 5 है, इसकी 5 बैन रखी गई है, 5 बैन है। बैन क्या है? IEC मतलब इंफॉर्मेशन, एजुकेशन और कम्युनिकेशन। इस बैन का नाम है IEC बैन है। इसके माध्यम से इस कार्यक्रम का प्रचार प्रसार किया जा रहा है विकसित भारत संकल्प यात्रा का। मतलब जो वंचित समुदाय है, जो पात्र हैं और उनके सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाया है, उनको इसमें समावेश कराना है। 25 जनवरी 2024 तक 2.55 लाख से अधिक ग्राम पंचायतों और 3600 से अधिक शहरी स्थानीय निकायों को कवर करने का लक्ष्य रखा गया है। तो टारगेट भी याद रखिएगा, टारगेट कितना है? 25 जनवरी 2024 तक 2.55 लाख से अधिक ग्रामीण संस्थाओं और उसके साथ साथ ये लग रहा है लैपटॉप में प्रॉब्लम आ गई थोड़ा सा, इतना ही कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू।